आज अपनी गपशप का आगाज एक दिलचस्प खबर से करेंगे जो आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी। खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप वो चीन के दौरे पर पहुंचते हैं और उनके साथ बहुत भारी भरकम वफ्द होता है खरबपतियों का, जिसमें एलोन मस्क भी शामिल होते हैं। अब इसमें खास बात क्या थी? खास बात इसमें यह थी कि कोई भी शख्स अपना ओरिजिनल मोबाइल लेकर नहीं गया, बल्कि तमाम वफ्द के पास बटनों वाले मोबाइल थे। वो डरते थे कि चाइनीज जो है वो इनको हैक कर लेंगे और इनसे डेटा निकाल लेंगे। वो इसलिए बटनों वाले मोबाइल लेकर गए कि इस्तेमाल करेंगे जरूरत के वक्त और फिर इनको जाया कर देंगे। यानी जहां तक बात की जा रही है कि उन्होंने वहां पे चार्जिंग भी नहीं की कि अगर हमने चार्जिंग की तो भी मसला बन सकता है। यानी इस बात करने का या बताने का मसला बताने का जो वजह थी वो थी तरक्की कि चाइनीज जो है वो टेक्नोलॉजी में और साइंस में कितनी ज्यादा तरक्की कर गए हैं और जो नाम नहाद सुपर पावर है वो अपने लैपटॉप्स भी घर रख के गए हैं और अपने मोबाइल्स भी घर रख के गए हैं कि चाइनीज इसमें से चीजें न निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद बुनियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 15 मई 2026 का दिन है, तारीख है और दिन जो है वो जुमे का है। आप लोग जुमा पढ़ चुके होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दुआएं और दिली मुरादें जो है वो पूरी करे। पाकिस्तान में इस वक्त एक खबर बड़ी गर्म है और सोशल मीडिया पे उस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। वो खबर ये है कि बिलावल जरदारी ने वो भरी महफिल में शादिया मरी को डांट दिया। इस पर तबसरा किया है मोहतरमा शैला रजा ने। शैला रजा 3 दफा सूबाई असम्बली की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं और जो है वो सारी उम्र गुजार चुकी हैं। उन्होंने तबसरा किया है कि बिलावल जो है वो तरबियत करते रहते हैं। अब जिसकी अपनी तरबियत जरदारी ने की थी, जरदारी की तरबियत हाकिम अली जरदारी ने की थी और टिकट बेचने पे तो ये उनकी तरबियत कर रहा है, अपनी जो मौज जितनी है उनकी। तो एक वाक्य मुझे याद आ गया, मैंने किताब में पढ़ा। खान अब्दुल कयूम खान ये बहुत बड़े लीडर थे यानी पाकिस्तान के भुट्टो दौर में, और इनको डबल बैरल खान कहते थे जुल्फकार अली भुट्टो, और उन पर इल्जाम लगाते थे, आप समझ गए होंगे, लौंडेबाजी का, लवातत का। नाम रखा हुआ था डबल बैरल खान। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF वो बनाई हुई थी। उस वक्त उनके पास उस दौर के डाले होते और वो जो है ना मुखालफिन को कुचलते थे। एक वाकया जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जो है ना वो वायरल हो रहा है वो है JA रहीम साहब का। ये 64-65 साल के मिनिस्टर थे भुट्टो के दौर में। तो एक डिनर था, वहां पे भुट्टो साहब ने आना था, रात के 12 बज गए। तो रहीम साहब ने उकताहट महसूस की और उन्होंने कहा कि भुट्टो कोई लाड़काना का राजा है कि हम उसका इंतजार करें। ये बात कहते हुए वो उठ गए। जब भुट्टो साहब आए तो बाकी लोगों ने उन्हें बताया कि रहीम साहब ने क्या कहा है। बहरहाल अगले दिन रहीम साहब को और उनके बेटे को घर से उठवाया गया। रहीम साहब के जो है ना वो नाक में उस वक्त मनशियात डाली गई और किताब में लिखा है कि उनके सामने उनके बेटे के साथ ज्यादती की गई, जिनसी ज्यादती की गई उनके सामने। और फिर कुछ ही यानी दिनों बाद, कुछ ही अरसे बाद जे रहीम साहब का इंतकाल हो गया। यानी वो इसको बर्दाश्त न कर सके। ये उस शख्स का जो है वो नवासा है। भुट्टो साहब की सारी खूबियां अपनी जगह, लेकिन भुट्टो साहब ने जो मकरूह किरदार अदा किया, पहले फील्ड मार्शल के साथ मिलकर अयूब खान, फिर सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर, और फिर मुजीबुर रहमान केस में। हाँ, ये हम कहते हैं कि फांसी उनको गलत हुई, उनको दिफा का हक नहीं दिया गया, और जिन शिकों पे उनको फांसी हुई उस पे फांसी बनती नहीं थी। बहरहाल मैंने कहा कि ये याद दिला दूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि लोग बड़ा रोला डाल रहे हैं
कि जी इसने जो है ना वो शादिया मरी को खाली डांटा है, शुक्र है, कुछ और जो है वो नहीं कहा। उसके बाद जो अगली खबर है वो तमाम जो माहिरीन है वो तबसरा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है 2 रोजा चीन का वो नाकाम हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग वो मौजूद नहीं होते, नायब सदर मौजूद होते हैं। यहां से पता चल गया था हवाओं का। और अब सारे तबसरनिगार कह रहे हैं कि जो कुछ ट्रंप हासिल करने के लिए गए थे चीन से वो उनको हासिल नहीं हो सका। एक सबसे बड़ा सबूत दिया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटमी तवानाई या एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। इस पर शी जिनपिंग ने कोई तबसरा नहीं किया और शी जिनपिंग ने खामोशी इख्तियार की। यानी ये शिकस्त मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि चीन ने कहा है कि वो किसी किस्म के हथियार ईरान को नहीं देगा, तो ये भी झूठ करार दिया जा रहा है कि चीन ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की। हाँ, बाकी जो मुआहदे थे दोनों तरफ से खरबपति मौजूद थे। यानी बोइंग का भी मुआहदा हुआ, चाइना 200 बोइंग खरीदेगा, अमेरिका से कोई चीजें अमेरिका खरीदेगा, वो हुआ। बहरहाल जो दौरे से तवक्कुआत थी खासकर ईरान के सिनारियों में, वो तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा एक और बात चाइनीज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक दो मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को जो है वो गले लगाने की कोशिश की, लेकिन शी जिनपिंग ने इससे एतराज किया। यानी शी जिनपिंग जाहिर है शहबाज शरीफ तो था नहीं जो हर चीज के साथ लटक जाता है और फिर तस्वीरें भी बनाता है। ये खबर भी जो है वो रिपोर्ट हो रही है। फिर जो मार्को रूबियो ने छत देखी हॉल की और इशारे किए और इसने इलॉन मस्क ने यानी वीडियोस बनाई, तो उसमें भी चाइनीज मीडिया वो बात कर रहा है कि इन्होंने तरक्की पहली दफा देखी है या इन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो पहली दफा देखा है। बहरहाल बड़ा कंट्रोवर्शियल ये दौरा रहा है। अब देखते हैं कि अमेरिका वापस पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस तरह निकालते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि इसाक डार IMF के साथ मिलकर जो है ना वो पाकिस्तान का बजट बनाएंगे। जो रही सही कसर है, क्योंकि ये जर्नैलों को बड़ा पसंद है। ये जो मुंशी है ना, ये चन्नन दीन सैकड़ों वालों का बेटा, बड़ा पसंद है जर्नैलों को। अब हालांकि औरंगजेब आरी को भी खुद लाए, उसको भी तो खुद लाए थे ना, वो भी नहीं कभी खजाना है। लेकिन अब सुना है कि IMF के साथ मिलकर जो है वो इसाकदार बजट बनाएगा। ये गुज़िश्ता 40 साल से तो बना रहा है और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बहरहाल ये खबर थी। उसके बाद जो अगली अहम खबर है वो खबर है कि नरेंद्र मोदी ये पहुंचे हैं जी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है इस वक्त जब नई सफ बंदी हो रही है और ममालिक जो है वो अपनी अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं UAE। और आप ये ज़हन में रखें कि UAE किसी सूरत नहीं चाहता कि जो है ना वो ये जंग जो है वो बंद हो। ब्रिक्स का इजलास हो रहा था तो अबू धाबी और अब्बास अराक्ची के दरमियान यानी नुमाइंदों के दरमियान तलख कलामी भी हुई है। इसके अलावा आबनाए हुर्मुज में एक इंडिया की जो वेसल थी, जो जहाज था, वो भी डुबो दिया गया है। यानी वो भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि ये ईरान की कार्रवाई है या किसकी कार्रवाई है। बहरहाल वो भी डुबो दिया गया है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो खबर है, ये अगर हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी कोई नहीं बचेगा। जो आमदन से जायद असासे हैं, यानी ये जो है इनकी छानबीन की जाएगी सरकारी मुलाजमीन की। अगर ये किया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है सरकारी मुलाजिम कोई भी नहीं बचेगा। खासकर जो भाई लोग हैं, मैंने कल भी बताया था कि बाहर पढ़ने के कितने खर्चात हैं और ब्यूरोक्रेसी के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक खबर है कि जी IMF का बहुत ज्यादा दबाव है कि जितने भी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उनकी आमदन से मैच नहीं खाता। यानी उनकी आमदन और है और उनका जो है वो लाइफ स्टाइल और है।
اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے وہ خبر یہ ہے، قمر دلشاد یہ سابقہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، یہ آتے ہیں آسما چودھری کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے ان کے چینل پہ، بڑا زبردست انٹرویو ہے، اور انہوں نے وہاں پر یہ ٹٹ پونجی یہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور خبریں دیتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ صدر بنیں گے، لیکن وہ عارف علوی اور ممنون حسین جیسے صدر نہیں بنیں گے، بلکہ وہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان جیسے صدر بنیں گے، کیونکہ ان کو نیپال بھی فیلڈ مارشل مانتا تھا اور ان کو برما بھی فیلڈ مارشل مانتا تھا ایوب خان کو، بقول قمر دلشاد کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو جنرل عاصم منیر ہیں پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور امریکہ ان کے گیت گا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، لہذا اب یہ صدر بنے اور بہت طاقتور صدر بنے اور بالکل فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرح صدر بنے۔ بس سیکرٹری جنرل صاحب کو یہ یاد کرانا تھا کہ مشرقی پاکستان کے جو بیج تھے وہ ایوب خان کے دور میں بوئے گئے تھے، اور ایوب خان نے جو کچھ کیا اس قوم کے ساتھ، ایوب خان نے جو کچھ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، ایوب خان نے جو کچھ اس قوم کی الیکشن کے ساتھ کیا، اور پہلی دفعہ آئین سے غداری کا جو راستہ دکھایا، تو بالکل اسی طرح جو ہے یہ صدر بنے۔ اور یہ بات بھی آ رہی ہے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری بچت اسی میں ہے کہ جنرل عاصم منیر وہ یونیفارم میں صدر جو ہے وہ بن جائیں۔ بہرحال قمر دلشاد نے جو ہے یہ خبر دے دی ہے، بالکل دھڑلے سے دی ہے کہ جی وہ یہ جو ہے نا زرداری صاحب صحت کی بنا پر یا آرام کی غرض سے یہ فارغ ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پر جنرل عاصم منیر جو ہے وہ صدر بنیں گے، لیکن جنرل عاصم منیر وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرح ایک طاقتور صدر بنیں گے، باقی جو دوسرے صدر ہیں ان کی طرح وہ صدر نہیں بنیں گے۔ آج جو ہمارا مین مدعا ہے اور جو ہمارا مین جو ہے نا وہ استغاثہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس استغاثے میں یا اس مقدمے میں وہ ساری صورتحال جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے، چونکہ آپ خبریں سن لیتے ہیں تو یہ ساری صورتحال آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے نا تو آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ فرانس کی پہچان پیرس ہے اور پیرس کی جان شانزے لیزے ہے۔ شانزے لیزے دنیا کی خوبصورت اور مہنگی ترین شاہراہ ہے۔ یہ سڑک سینکڑوں سال پہلے فرانسیسی بادشاہوں نے اپنی چہل قدمی کے لیے بنائی تھی، واک کرتے تھے۔ یہ سڑک فرانسیسی کاریگروں نے چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ کر مکمل کی تھی، اور یہ پتھر آج تک قائم ہیں۔ شانزے لیزے کو دنیا کی پہلی فیشن سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سڑک کے دونوں طرف دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے شو رومز، ریسٹوران، کیفے اور سٹور ہیں۔ یہ سڑک پلاس دی لا کنکرڈ سے شروع ہوتی ہے، ایک پوائنٹ ہے کنکرڈ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چوک ہے، جس کے عین درمیان میں ایک سیدھا ستون ہے، مینار ہے۔ یہ ستون ہزاروں سال پہلے مصری کاریگروں نے تراشا تھا۔ اس دور میں مصر میں فرعون رامسیس دی سیکنڈ کی حکومت تھی۔ رامسیس دی سیکنڈ یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی فرعون ہے رامسیس دی سیکنڈ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور وہ اور اس کی فوج دریائے نیل میں ڈوب کر مر گئی۔ یہ ستون مکمل ہوا تو کاریگروں نے اس پر بیلچے سے تیشے سے فرعون رامسیس کی طاقت، اختیار اور آئینی ترمیم کھود دی، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اب 28ویں ترمیم، اور یہ ستون بادشاہ معظم کے حضور پیش کر دیا۔ فرعون یقیناً رعایا کے اس تمغے پر خوش ہوا ہوگا اور اس نے یہ ستون اپنے ایوان صدر کے سامنے نصب کرا دیا ہوگا، لیکن وقت بدلا۔ فرعون پر
भारी महीना आया, वो और उसकी सल्तनत दोनों बिखर गए और उसका सारा अख्तियार, सारी ताकत, सारी तरमीम रेत में दफन हो गई। 19वीं और 20वीं सदी में मिस्री सहराओं में फिरौन के आसार कदीमा दरियाफ्त हुए तो ये स्टून भी किसी कोने खुदरे में पड़ा हुआ मिल गया जिस पर वो कसीदे लिखे हुए थे फिरौन के। ये स्टून तवील अरसे तक मिस्री हुकूमत की तहवील में रहा। मिस्री बादशाह मोहम्मद अली पाशा पेरिस के सरकारी दौरे पर आया तो वो ये स्टून भी ले आया और किंग लुई को तोहफा पेश कर दिया। बादशाह ने ये स्टून पेरिस के सबसे बड़े चौक में लगवा दिया और इस चौक को स्टून के हवाले से दी लॉ कंकर्ड का नाम दे दिया। ये स्टून आज तक यहां मौजूद है और इस पर कदीम मिस्री जुबान में खुदे हुए वो सारे कसीदे भी जू के तू हैं जो 5000 साल कबल जो है वो तलाल चौधरियों ने, आजम नजीर तारड़ों ने और मरियम औरंगजेबों ने तख्लीक किए थे। लेकिन अफसोस दुनिया के माहिरे लिसानियात आज तक कंकर्ड की जुबान डिकोड नहीं कर सके ये लिखा हुआ क्या है। मगर मुझे यकीन है अगर दुनिया को कंकर्ड की जुबान समझ आ गई तो वो कुछ इस तरह होगी। हम बादशाह को बार बार यूनिफॉर्म में मुंतखब कराएंगे। आइन सदर को दोनों ओहदे रखने की इजाजत देता है, अभी आपको कमर दिलशाद का बताया, और सदर मौजूदा असेंबलियों से दूसरी बार एतमाद का वोट ले सकता है और ले भी लेगा। ये लिखा हुआ होगा उस मीनार पे। शांज़ेलीज़े की दूसरी इंतहा पर आर्क डी ओलफ है। ये 12 दरी किस्म की इमारत है लेकिन इसके सिर्फ 4 दरवाजे हैं और ये नेपोलियन बोनापार्ट की फतूहात और कामयाबियों के एतराफ में बनाई गई थी। ये आर्क इस इमारत के ऐन दरमियान में एक नामालूम सिपाही की याद में एक मिशल रोशन है। ये मिशल पिछले 90 बरस से मुसलसल जल रही है और फ्रांस के तमाम फौजी इस मकाम पर पहुंचकर सर से टोपी उतारते हैं और उन फ्रेंच सिपाहियों को सलूट करते हैं जिन्होंने पहली जंग अजीम में अपने वतन के लिए जान दी थी। इस चौक को एक और इनफरादियत भी हासिल है। पेरिस की 12 बड़ी सड़कें इस आर्क से शुरू होती हैं और इन सड़कों में शाहराए जमहूरियत भी शामिल है। तारीख बताती है 18वीं सदी के आखिर में जब इनकलाब फ्रांस आया तो पेरिस के इनकलाबियों ने इस मकाम पर ग्लोटीन नस्ब कर दी थी, टोका जो ऊपर से आकर गिरता था, और इस चौक में रोजाना 150 अशराफिया, हुक्मरानों और सियासतदानों का सर कलम किया जाता था। रोजाना 150। अगर पाकिस्तान में एक हफ्ता ये सिलसिला जारी रहे, एक हफ्ता चले, 2 हफ्ते कर लें, महीना कर लें, बस सारी गंदगी निकल जाएगी, कुत्ता कुएं से निकल जाएगा, पानी पाक हो जाएगा। ये एक महीना ग्लोटीन लगे, वो रोजाना 150 बंदों के सर कलम करते, 150 बंदों के। इनकलाबी पेरिस के मुख्तलिफ चौकों में खड़े हो जाते थे और उन्हें जिस शख्स के हाथ नरम दिखाई देते थे, जिसके जिस्म से अत्तर और साबुन की खुशबू आती थी और जिसने ताजी शेव बनाई होती थी, वो उसे रोकते थे, सरसरी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाते थे और ग्लोटीन के नीचे लिटाकर उसका सर कलम कर देते थे। फौरन अदालत, फौरन फैसला, फौरन ग्लोटीन। डी चौक में लगनी चाहिए। डी चौक में एक मेज रख के, एक कुर्सी रख के जज बैठा हो, एक एक बंदा सामने आए, ज्यादा लंबे चौड़े ना हो, ज्यादा लंबा चौड़ा, बहुत को लिटाओ तले जी ग्लोटीन ने।
यार ये जो पिंकी पकड़ी गई है, पिंकी, आपका क्या ख्याल है? इदारों को नई नस्ल का दर्द जागा है कि ये कोकीन बेच रही? नहीं 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 नहीं, एक तो आप बादशाह लोग हैं, पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए वो आईनी तरमीम पे अड़ी हुई है, पहले भी सबको पता था, कर रही है। एक खातून सेनेटर की बेटी और एक साबिक वफाकी वजीर का बेटा वो जन्म वासिल हो चुके हैं इसी पिंकी के हाथों। चुप थे, कोई किसी ने चू नहीं की। हफ्ता पहले गिरफ्तार हुई है, कल परसों जाहिर की है, पहले गिरफ्तार हुई है। ये बम बांधा है उसके बिलावल जरदारी के पीछे, जरदारी के पीछे, क्योंकि सारे जो डांडे हैं वो सिंध से मिलते हैं। ये हालत है। 28वीं तरमीम, ये नहीं कि नई नस्ल कोकेन ले रही है या नई नस्ल मनशियात ले रही है, क्योंकि इसके साथ एक आमना पकड़ी गई है, वो चर्स की मायर थी, वो किलों के हिसाब से चर्स बेचती थी, इस वजह से नहीं पकड़ी गई। आप खुश हो रहे हैं? यहां भी 2 नंबरी है पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो इनका ग्लोटीन इलाज नहीं है तो क्या इलाज है? डी चौक में लगा हुआ हो, जज बैठा हो, कोई बिल्कुल डीजी खान से जज पकड़ लाए या नवाब शाह से पकड़ लाए, या कोई उधर जो है ना वो टंडो वाला यार से कोई जज पकड़ लाए, पढ़ा लिखा जज ना स्टूडेंट हो। जजों के तो कारनामे आपके सामने, जज भी ग्लोटीन के नीचे आए, जज भी जी सर कलम कर देते थे। मैं जब भी उस चौक पर पहुंचता हूं तो मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होता है इस आर्क के नीचे आज भी फ्रांस की उस इशराफिया का खून मौजूद होगा जितने गर्दनें काटी गई, जिसने अवाम के लिए रोटी तक नामुमकिन बना दी थी। रोटी तक। क्या फर्क है अब में और उस वक्त में? क्या फर्क है? 2600 का 20 किलो आटा, उस पे भी है सन्नाटा, सन्नाटा, हर कोई चिल। जिसने फौज को खुल खेलने की इजाजत दी थी, फौज को खुल खेल, देख लें फौज को खुल खेलने की, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। और जिसने अवाम के एहतजाज पर पाबंदी लगा दी थी। जरा फर्क देखते हैं, ये 18वीं सदी की बात हो रही है, 18वीं सदी की। और अभी देख लें, डॉट कनेक्टिंग करते हैं, ये फ्रांस की तारीख का वो दौर था जिसमें सारे सिविल महकमों के सरबराह फौजी थे। बताएं, सिविल महकमों के सरबराह फौजी, और बादशाह भारी रिश्वत लेकर हुकूमत मुख्तलिफ सियासतदानों के हवाले करता रहता था। अब नहीं रिश्वत ली गई, एक्सटेंशन है, आर्मी चीफ बनाना, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को, पीटीआई को क्रश करना है, इमरान खान को अंदर रखना है, यही हाल था। और क्या था? अभी रिश्ते देकर सारा कुछ होता है। वो किधर गया चोरों का सरबराह, वो 72 लाख उलमा का वारिस, वो अपना हिस्सा लेके लैद हो गया। पीडीएम की हुकूमत में उसके बेटों ने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई मुवासलात में, फजल रहमान के साइड पे हो गया, वो सरबराह था। और आजकल खफा इसलिए है कि जितनी सीटें नून लीग को दी, पीपल्स पार्टी को दी, फॉर्म 17 पे मुझे क्यों नहीं दी? ये इख्तलाफ है। बादशाह ने पेरिस के मुजाफाती इलाके वारसाय में महल्लात बनाने का फैसला किया तो उसने अपने वजीर खजाना को बुलाया, इसाक डार को, आरी को, और हुक्म दिया ये महल्लात तुम बनवाओगे। वजीर खजाना ने सर तस्लीम खम किया और अवाम का खून निचोड़ कर मिस्त्रियों के हवाले कर दिया। नहीं निचोड़ा जा रहा खून प्रोटोकॉल्स के लिए, जहाजों के लिए। और मिस्त्रियों ने वारसाय में दुनिया का सबसे बड़ा माल खड़ा कर दिया। यूट्यूब पे देख लें, ये महल्लात आज तक कायम हैं, ये वारसाय कहलाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा धंधा हम जिन्स प्रस्ती होता था, पता है? सबसे बड़ा धंधा वारसाय। और इनके दरो दीवार से अवाम के खून की बू आती है।
आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, इनकलाब फ्रांस की बुनियाद अदालत के एक फैसले ने रखी थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। 18वीं सदी के आखिर में जब लोगों के पास आटा खत्म हो गया था और वो महल के सामने खड़े होकर आटे की दुहाई देने लगे थे और नौजवान मलकर ने उन्हें रोटी की जगह केक खाने का मशवरा दिया था, तो ठीक उस वक्त फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था कि बादशाह का हर फरमान कानून है और फ्रांस की किसी अथॉरिटी के पास उससे सरताबी का अख्तियार नहीं। जो बोलेगा बादशाह वो कानून है, वो आइन है। जिस वक्त लोग पेरिस की गलियों में आटा आटा पुकार रहे थे, ठीक उस वक्त फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था, बादशाह को जमीन पर खुदा के तमाम इख्तियारात हासिल हैं, खुदा के, जिस तरह आजकल आसिम मुनीर को हैं। पाकिस्तान की जमीन पर जनरल आसिम मुनीर को खुदा के तमाम इख्तियारात हासिल हैं जी, और दुनिया की कोई ताकत उससे ये इख्तियार वापस नहीं ले सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अमीनुद्दीन खान ने, याया अफरीदी ने, सरफराज डोगर ने। इस हुक्म के दूसरे दिन बादशाह के एक मुलाजिम ने एक माली को आर्क ओलफ के मकाम पर कोड़े मारना शुरू कर दिए। उसी जगह पे लोगों ने रोका तो मुलाजिम ने जेब से बादशाह का हुक्म निकाल कर दिखाया, 28वीं तरमीम दिखाई। इस हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी मुलाजिम किसी भी ऐसे शख्स को किसी भी मकाम पर सजा दे सकते थे जिसके बारे में अंदेशा हो यह नक्शे अमन का बायस बन सकता है। दफा 144, दहशतगर्दी, गद्दारी, नक्शे अमन। रोजाना 144 लगाते हैं मंगल वाले दिन। क्या फर्क है बताएं? ये माली सरकारी मुलाजिम की मार बर्दाश्त न कर सका और उसने लोगों के सामने दम तोड़ दिया। कितने लोगों ने दम तोड़ा आपके सामने? मुरीदके में, डी चौक में कितने लोगों ने दम तोड़ा? ये हुसैन को इमाम मानती है ये कौम, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानती है। कितने लोगों ने दम तोड़ा? मजमे में से एक पत्थर आया और सीधा सरकारी मुलाजिम के सर पर लगा। उसने गुस्से से हजूम को गाली दी और 5 मिनट बाद उस चौक में उस सरकारी मुलाजिम की लाश पड़ी थी। क्या इलाज है? और यह सरकारी मुलाजिम उस इनकलाब का पहला शिकारी था, पहला। उसकी लाश से लोगों को मालूम हुआ जालिम भी आखिरकार इंसान ही होते हैं। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खड़े हो जाओ आसिम मुनीर के सामने, खड़ी हो जाए पीटीआई, खड़ी हो जाए नून लीग, खड़ी हो जाए पीपल्स पार्टी, खड़ी हो जाए जमात इस्लामी कि तुम कौन हो? तुम स्टील के हो? Who the hell are you? खड़े हो जाए। इंसान ही होते हैं ये, और इंसानों की जिंदगी और मौत में कोई आईनी पर्दा हायल नहीं होता। कोई यहां ये गलतफहमियां हैं। बस ये मालूम होने की देर थी कि पूरे फ्रांस में आग लग गई और लोगों ने जालिमों की लाशें बिछाकर उन पर रक्स शुरू कर दिया। अब्बासी है ना, अब्बासी, इन्होंने उंगलियों को आधा आधा ज़िबा करके, आधा आधा, पूरा नहीं, आधा आधा, ऊपर कालीन बिछाया, नीचे वो मुर्गी की तरह आधे जो थे कटे हुए, ऊपर कालीन बिछाया और उस कालीन के ऊपर बैठ के अब्बासियों ने शराब पी। चीयर्स। उंगलियों को शराब के ऊपर बैठ के यही हाल इन्होंने किया, लाशों पर रक्स शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। फ्रांस में उसके बाद किसी ने कंकड़ बनने की कोशिश नहीं की, फिर कोई नहीं करता। मैंने आपको एक वाक्य सुनाया था, मैं नौजवान था उस वक्त,
तो एक बंदा बड़ा तंग करता था, खामखा। मेरी फितरत में लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा एक दोस्त था, बड़ा डिंगा सा, बड़ा डिंगा। मैंने उससे बात की, यार ये बंदा बड़ा तंग करता है, लड़का, और वो था भी बड़ा बदमाश, बहुत बदमाश, और ये वो। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, कुछ करते हैं। मैंने उससे कहा कि बंदा बड़ा डाढ़ा है, बड़ा बदमाश है, बड़ा फन्ने खान है। तो दोस्त ने मुझे कहा था, बड़ी सालों पुरानी बात है, कॉलेज की बात है, उस बंदे ने मुझे कहा था, क्यों उसको फैर नहीं लगता? इतना बदमाश है, फैर नहीं लगता उसको? और मैंने कहा खुदा ना ये यार, मैंने वैसे तुम्हें बताया। बाद में बहरहाल वो मसला हल हो गया, लेकिन बात अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि क्यों उसको फैर नहीं लगता, इतना बड़ा बदमाश है। इनको भी मार पड़ती है, इनको भी कोड़े पड़ते हैं, ये भी जेल जा सकते हैं, इनको भी हथकड़ियां लग सकती हैं, इनको भी आवाम धू सकती है रोडों पे। ये ज़हन में रखें जी। किसी ने कोशिश नहीं की। मैं गुज़िश्ता रोज आर्क डी ओलफ की छत पर खड़ा था। मेरे कदमों में शांजे लीजे बिछी थी और पूरा पेरिस रोशनियों में नहाया हुआ था। ये फ्रांस की एक खूबसूरत और पुरस्कार शाम थी। उफक पर अभी तक लाली के आसार मौजूद थे। मैंने पेरिस की खुनक शाम का एक लंबा सा घोंट भरा और सोचा, फ्रांस और पाकिस्तान में क्या फर्क है? मुझे महसूस हुआ पाकिस्तान 1780 का फ्रांस है। वही मसाइल, वही जुल्म, वही जबर, ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हासिल करने की वही हिर्स, वही मफाद परस्त और खुशामदी सियासतदान, कानून, आइन और ज़ाब्तों की वही बेहुरमती, इंसानी जज्बात और एहसासात से खेलने के वही मशागिल, वही तकब्बुर, वही बादशाह परस्ती की वही बिद्दत, वही बेखौफी, वही संगदिली, वही हट धर्मी और खुद को नागुजीर और जरूरी समझने की वही जिद, वही 9 गज की अना, अल्लाह के करीब के वही दावे और खुद को अक्ल कुल तस्लीम कराने की वही कोशिशें, अवाम का वही इस्तराब, वही बेचैनी, वही गुस्सा और वही शिद्दत, मुल्क की वही महंगाई, वही बेरोजगारी और आटे की वही किल्लत, मीडिया पर वही डंडेबाजी और फौज का वही खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल, निजाम की वही शिकस्त और रेख, अदालतों पर वही अदम एतमाद, सियासतदानों की वही बंदरबांट, वही डीलें और वही समझौते और बादशाहों के वही खुशामदी और उनकी वही चमचागिरी। मुझे महसूस हुआ 1780 के फ्रांस और 2026 के पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं। बस माचिस की एक तीली गिरने, एक लाश के तड़पने और एक पत्थर उठने की देर है और अवाम सारी हदें पार कर जाएंगी। मुझे पेरिस की उस शाम ने बताया, पाकिस्तान खूनी इनकलाब के दहाने पर खड़ा है। खूनी इनकलाब। कोई लाश किसी दिन गिर गई, कोई पत्थर उठ गया, कोई शीशा टूट गया, फिर आप देखेंगे कि लोगों के अंदर प्रेशर कुकर जो है वो बिल्कुल फटने को तैयार हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।